नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस समय मेरे सामने टीवी की स्क्रीन है। 1 बजने वाला है दोपहर बाद का और अब तक मतगणना शुरू हुए करीब करीब 5 घंटे हो चुके हैं। जो रुझान थे वो सीटों में तब्दील होने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु में बड़ा फेरबदल हुआ है। डीएमके, जो हिंदू विरोध के लिए ही जानी जाती है, स्टालिन के बेटे ने सनातनियों के बारे में क्या क्या बकवास नहीं की थी, उनका ऐसा पतन कि वो 234 के सदन में 57 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एडीएमके दूसरी बड़ी ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है। वो 69 सीटों पर है, 70 सीटों पर है। टीवी के जो सुपरस्टार वहां के विजय की पार्टी है, 108 सीटों की तरफ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 234 के सदन में वहां टीवी के को अपने दम पर बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन सनातन विरोधी लगातार और महिला आरक्षण विधेयक को रोकने वाली जो पार्टियां थी, देखिए कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, यही सब थे ना। इन सब ने मिलकर के महिला आरक्षण विधेयक रोका है। इनमें आप देखिए कि टीएमसी का क्या हाल हुआ है, डीएमके का क्या हाल हुआ है। और 2022 के शुरू में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी की क्या अधोगति होगी, ये हम और आप अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। जहां तक बाकी राज्यों का सवाल है, असम में प्रचंड बहुमत फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केरल में जरूर कांग्रेस के गठबंधन वाले यूडीएफ को कामयाबी मिली है सत्ता में वापसी की, लेकिन इसका श्रेय मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को नहीं दूंगा। बल्कि चूंकि 10 साल से वहां पर पी विजयन मुख्यमंत्री थे और कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो उसके खिलाफ एक नाराजगी थी। उनको कोई चाहिए था, अगर कोई तीसरा विकल्प होता तो शायद वो उसको चुन लेते। तो केरल में थोड़ी सी सांस कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे को आई है। पुडुचेरी में अगेन एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ा उलटफेर, मैंने आज शीर्षक भी यही लगाया है कि उखाड़ दिया ममता को। एक बार आपको याद होगा, कंगना रनौत जब वहां कानून व्यवस्था को लेकर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कंगना रनौत ने, जो संजय राउत लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुंबई पहुंच रही हूं और उखाड़ लेना जो उखाड़ना हो। उनके मुंबई पहुंचने से पहले पहले बीएमसी का बुलडोजर उनके घर पहुंच गया, उनकी कोठी पर पहुंच गया और उसने एक हिस्सा गिरा दिया। मतलब जो सत्ता की एरोगेंस होती है, अहंकार होता है, ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, हमने तमिलनाडु में भी देखा है, हमने ममता बनर्जी को भी देखा है बंगाल में कितने अहंकार पूर्ण तरीके से वो अपने विरोधियों का दमन करती जा रही थी। उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने अगले दिन सामना में लिखा कि उखाड़ दिया, लीड बनाया उसको, कि ममता बनर्जी का बंगले का एक हिस्सा गिरा करके हमने ममता बनर्जी कह रहा हूं, कंगना रनौत ने जो चुनौती दी थी कि उखाड़ लेना, मैं मुंबई आ रही हूं, हमने उखाड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिरे से
ना केवल उद्धव ठाकरे की सत्ता गई, उनकी कुर्सी उखड़ी, उनकी पार्टी टूटी, उनका सिंबल छिना और सत्ता से बाहर हुए। आजकल उनको कोई गली का वो कुकुर भी नहीं पूछ रहा है, ये हालत हो गई है। ममता बनर्जी जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, जो अपने विरोधियों का दमन करने पर आमादा रहती थी, हमने वो दौर भी देखा है, आपने वो दौर भी याद करिए जब जनसभाओं के लिए, मैदान लेने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। यहां तक के केंद्रीय नेतृत्व होते हुए भी उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन नहीं देती थी ममता बनर्जी से। और चुनाव पूर्व किस तरह की हिंसा होती थी, वहां एक दहशत का वातावरण पैदा कर दिया जाता था। लोगों के शव पेड़ों से लटके हुए मिलते थे, ये हालत कर रखी थी। चुनाव पूर्व हिंसा का जैसा तांडव पश्चिम बंगाल में होता था, ऐसा तो कभी कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इच्छा शक्ति हो और चीजों को धरातल पर उतारने का, उसे लागू करने का अगर आपके पास जज्बा है, इरादा है, पक्का इरादा है, तो आपको निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र चुनाव कराने से कोई रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की ये जो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है, ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। अभी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं, 294 के सदन में भारतीय जनता पार्टी 192 सीटों पर आगे चल रही है। 2021 में जिस भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, उसकी इतनी ऊंची छलांग और ममता बनर्जी का पतन, राजनीतिक पतन, बल्कि मैं कहूंगा कि विदाई हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत सारे समीक्षकों का यह आकलन है कि गुजरात की तरह अब बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और अगर हम भारत का नक्शा इस समय उठा करके देखें तो केवल हिमाचल बचा है और पंजाब बचा है उत्तर भारत में। बाकी सारे राज्यों में अब भगवा कलर दिखाई दे रहा है, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। उन 7 राज्यों में पूर्वोत्तर के भारतीय जनता पार्टी है या उनके सहयोगी हैं। नीचे केवल झारखंड बचा है या फिर दक्षिण के राज्य बचे हैं। कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में अब टीवीके की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी और एडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोग से ही बन पाएगी। फिर केरल बचता है जहां पर कांग्रेस को सांस आ गई है इस बार। तो ये राज्य बचते हैं, बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रांग उपस्थिति हो गई है। आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी फिर अपडेट हुआ है, 193 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है और 96 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी अटक गई है। जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि बंगाल में अलग अलग जगहों पर जहां भी ये 294 सीटों के लिए मतगणना चल रही है, ममता बनर्जी ने तो बहुत प्रयास किया था अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को भ्रमित करने के लिए, मीडिया को भी भ्रमित करने के लिए कि हम 226 सीटें जीत रहे हैं। कल मैसेज भिजवाया गया, ये राजदीप सरदेसाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी जमे हुए हैं या सोशल मीडिया में जमे हुए हैं, उनको मैसेज भिजवाया गया कि टीएमसी 230 सीटें जीत रही है, ये पक्की खबर है। और बहुत सारे अपने लग्गे भग्गों को ये मैसेज दिलवाया गया कि दोपहर में कम से कम 12-1 बजे तक एक ऐसा वातावरण बना करके रखो
कि एग्जिट पोल भले ही कुछ भी कह रहे हों और वहां का वातावरण चाहे जो हो, लेकिन टीएमसी लीड कर रही है। और फिर अचानक जब वास्तविक नतीजे आएंगे तो कह देंगे कि इन्होंने तो टेम्पर की हैं ईवीएम मशीनें, इन्होंने तो खेला किया है, चुनाव आयोग से मिलकर के इन्होंने ये सब किया है, ताकि एक अराजकता का माहौल वहां पर बनाया जा सके, पैदा किया जा सके। लेकिन जब प्रचंड बहुमत मिलता है किसी पार्टी को और किसी की इस कदर अपमानजनक विदाई होती है जैसी ममता बनर्जी की हुई है, तो उसके बाद फिर बहानेबाजी के लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की हिंदुओं की जीत है जो एकजुट हुए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है पिछले चुनाव में आखिरी समय पर दहशत के मारे, हिंसा की आशंका के चलते परिजनों की हत्या न कर दी जाए, इस खौफ में डगमगा गए थे, हिंदू डर गए थे। इसलिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई थी और कांग्रेस और वामपंथी दलों ने एक तरीके से ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया था और उनका भी कुल मिलाकर के ये प्रयास था या साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में ना आने पाए। अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने हर बार कहा है कि जो सीमांत राज्य हैं, यानी दूसरे देशों से लगती हुई जिनकी सीमाएं हैं, वहां पर राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए। असम और पश्चिम बंगाल और कुछ पूर्वोत्तर के राज्य घुसपैठ के शिकार रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी रोहिंग्याज की, बांग्लादेशियों की, जो जहां पर आप रोकने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है, वहां से घुसपैठ करती है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आप बैरिकेड नहीं कर सकते हैं या फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, और ममता बनर्जी जानबूझ करके बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा अधिग्रहित करके केंद्रीय बलों को और केंद्र सरकार को दे नहीं रही थी, क्योंकि उनकी राजनीति घुसपैठियों के बल पर ही चल रही थी। वो जीत रही थी तो उन्हीं के बल पर जीत रही थी। इस बार एसआईआर करा करके जिस तरीके से 91 लाख फेक नामों को, या जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके 2 जगह नाम है, या जिस समय ये बात हुई कि बंगाल में अब एसआईआर होगा, तो किस तरीके से भगदड़ मची थी और बहुत बड़े पैमाने पर तालाबों तक में मतदाता पहचान पत्र और फेक आधार कार्ड पड़े हुए मिले थे। उससे अंदाजा लग जाता है हम लोगों को कि कितने बड़े पैमाने पर वहां पर घपले घोटाले होते थे। मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि एक सज्जन जिनकी उम्र ही 45-50 साल की थी, वो वोट डालने के लिए आए तो उनको प्रोसीजर पता नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, कि पहली बार ही वोट डालने का मुझे अवसर मिला है चुनाव आयोग की कृपा से, क्योंकि मेरे आने से पहले मेरा वोट डाल दिया जाता था, कास्ट कर दिया जाता था, तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये धांधली वहां पर होती थी। आप अंदाजा लगाइए, मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था वीरेंद्र नाथ भट्ट के साथ, वो सुबह 6:30 बजे से चल रहा है, हालांकि उस पर व्यूअर्स कम आए, लेकिन उसमें ये जानकारी दी गई कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस से लेकर के अलग अलग क्षेत्रीय दल करते रहे हैं और उनको सर पर चढ़ा करके रखा हुआ है, वो राजनीति अब खत्म होने जा रही है। हिंदू अगर जाग गया है, एकजुट हो गया है, तो उसका नतीजा आप देखिए। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने भ्रमित किया था, आरक्षण छीन लिया जाएगा,
और संविधान बदल दिया जाएगा, वो खटाखट 8,500 रुपये हर महीने, ये तो हिंदू विभक्त हुए, बटे। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। और उसके बाद जो हमने देखा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनकी आंखों में एक सूनापन था, एक गिला था, एक शिकवा था। कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि मैं 24/7 देश के लिए खपा रहता हूं, लेकिन तीसरी बार जब देश की बागडोर संभालने की बात आई या देश की सेवा करने की बात आई तो लोग सुप्त अवस्था में या आलस्य के कारण या बट गए, इसलिए हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से आप देखें, आरएसएस ने भी जमीन पर काम किया। हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कमी रह गई थी, इंडिया अलायंस को 31 सीटें मिल गई थी 48 में से, लेकिन विधानसभा में देखिए कि वहां की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को आशीर्वाद दिया और नतीजा देवेंद्र फडणवीस वहां फिर मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली, जहां पर पिछले 27 सालों से या तो कांग्रेस की सरकार थी या अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका, यहां भी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। बिहार में भी यही हुआ, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत दिया। और अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में भी चूंकि हिंदुओं का जागरण हुआ है, हिंदू इकट्ठा हुए हैं, तो जिन्होंने एक ये नैरेटिव बना रखा था कि बिना मुसलमान वोटों के सरकारें ही नहीं बन सकती हैं, उनका वो नैरेटिव पश्चिम बंगाल की जनता ने भी तार तार करके रख दिया। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास है कि हम इस नैरेटिव को धता बता करके और सत्ता में बैठा देंगे, जो हिंदुत्व की बात कर रही है, जो विकास की बात कर रही है, जो विरासत और विकास की बात कर रहे हैं, उनको हम लेकर के आएंगे। वही होते हुए हम आज पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसके मैसेज बहुत दूर तक जाएंगे। और इस समय अगर मैं आपको बता दूं कि टैली क्या है, तो 293, चूंकि फाल्टा में 21 मई को वोट पड़ेंगे, तो 294 में से 293 के वोट मतगणना इस समय हो रही है। 293 में से 193 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 95 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। 120 सीटों का ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके 60 सीटों पर है। इसके अलावा जो टीवी के है वो 100 से ऊपर चली गई है, 111 सीटों पर। एडीएम के 63 सीटों पर है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 15 सीटें ऑलरेडी मिल चुकी है 30 के सदन में। असम में कांग्रेस को वहां 11 सीटें और अन्यों को 3 सीटें। तो ये अन्य बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर के पुडुचेरी में फिर सरकार बनवाएंगे। असम में एब्सोल्यूट मेजोरिटी 126 का सदन है और हिमंता के नेतृत्व में 98 सीटें जीतने की तरफ बढ़ रही है, 98 सीटें। और कांग्रेस वहां 26 सीटों पर अटक करके रह गई है। राहुल गांधी धमकी दे रहे थे ना जनसभाओं में कि हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई नहीं रोक सकता, हम जेल में डालेंगे। तो आप जेल में डालने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां की जनता ने इनको फिर से सबक दे दिया है। आज शाम को 4 बजे इसी चैनल पर एक लाइव होगा जिसमें भाऊ तोरसेकर होंगे, संजय दीक्षित होंगे, पंकज विश्वास होंगे, धीरेन्द्र पुंडीर होंगे, वीरेंद्र भट्ट होंगे। तो एक भारी भरकम पैनल के साथ हम इन सारे नतीजों, खास तौर से
पश्चिम बंगाल में जो करिश्मा हुआ है, जो जनता ने एक दिशा दे दी है इस देश की राजनीति को भी, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो संबल दिया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शाम को 4 बजे लाइव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।